हाँ, तो आपका जो हमारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पर है, जिसे हम कहते हैं कार्यक्रमित अनुदेशन। अब आपके समझ में ये नहीं आ रहा होगा कार्यक्रमित जैसे कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम को बनाने के लिए देखिए कोई भी कार्यक्रम आयोजन करना होता है तो हमें छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। किसी भी कार्यक्रम से संबंधित जितनी भी वस्तुएँ होती हैं, उनको पहले हम विश्लेषित रूप माने छोटे-छोटे पार्ट में लेकर के संग्रहित करते-करते कार्यक्रम की रूपरेखा बना लेते हैं। इस तरह से जब किसी भी कार्य को हमें करने के लिए आगे बढ़ना होता है, तो उसमें स्थिति क्या होती है, हम जो भी कार्य करना होता है उसके छोटे-छोटे पार्ट में उसको ग्रहण करते हैं और एक-एक पार्ट के विषय में अच्छी तरह से पहले उसको क्लियर कर लेते हैं कि यह वास्तव में हमारे यूज़ में आएगा कि नहीं आएगा। तो जब हम किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए, सीखने के लिए किसी भी प्रकार की प्लानिंग करते हैं, वही प्लानिंग हमारी क्या कहलाती है? प्रोग्राम कहलाती है। यानी कार्य की रूपरेखा संबंधित जो कुछ भी हम आयोजन करते हैं, जो कुछ भी छोटे-छोटे स्तरों पर वस्तुओं का संचयन करते हैं, वे सारे पद जो होते हैं जुड़ करके एक कार्यक्रम की रूपरेखा बनाते हैं और वही अभिक्रमित कहलाते हैं। माने क्रम में रखना, सीक्वेंस में देना, वस्तुओं को, पदों को एक छोटे-छोटे क्रम में एक सीक्वेंस दे देना। सीक्वेंस कब रहा है कि उसमें क्रम की गति बिल्कुल सही चलनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का उल्टा-पलटा कार्य नहीं होना चाहिए। तो कार्य को एक सीधी रेखा में लेकर के चलना और उसके आधार पर उससे संबंधित जितनी भी वस्तुएँ हैं, उनको एकत्र करना, एक क्रम देना, इसी को हम कहते हैं अभिक्रमित। अर्थात जब कुछ सीखने की प्रक्रिया होने चलती है, तो उसमें एक चीज़ देखा जाता है कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उस कार्य के लिए रूपरेखा हम कैसे बनाएँगे। तो जब कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जाती है, तो उसे हम कार्यक्रमित कहते हैं, उसी को हम प्रोग्राम्ड कहते हैं। तो प्रोग्राम्ड एक शब्द ऐसा आता है जिसमें तमाम बातें होती हैं, प्रोग्राम क्या होता है? तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? जैसे एक शिक्षक बनना है, तो शिक्षक बनने के लिए क्या-क्या दायित्व हमारे ऊपर आता है? जैसे बात आती है कि पहले हमें माइक्रो टीचिंग करना चाहिए, हमें जो है पदों को छोटे-छोटे भागों में बाँट करके पहले योजना करनी चाहिए, योजना बनाने के बाद उसको शिक्षण के रूप में प्रयोग में लाना चाहिए। जब शिक्षण शुरू करते हैं तत्पश्चात फिर आवश्यकता पड़ती है कि इसमें फीडबैक मिले, यानी कार्य हमारा अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसको भी विशेष रूप से हमें देखना पड़ता है। तो 3 चीज़ें में इसमें आवश्यक होती हैं, एक तो कार्य को करने के लिए सबसे पहले उसको व्यवस्थित करना और व्यवस्थित करने के बाद उस कार्य को एक सीरियल में लेना और उसके आधार पर कार्य की रूपरेखा को बनाना, ऐसे छोटे-छोटे पदों के रूप में जो एक पद से दूसरे पद में जुड़ते चले जाएँ, उसका सीक्वेंस बनता चला जाए। ऐसा ना हो कि जब हम किसी कार्य को कर रहे हों तब तो उसको छोड़कर दूसरा, यानी जैसे प्रश्नों को बनाया जाता है, प्रस्तावना के प्रश्न निकाले जाते हैं कि एक प्रश्न के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और हर प्रश्न एक-दूसरे से क्या होता है? कनेक्ट होता है, जुड़ा रहता है। तो कार्यक्रमित का प्राय है, प्रोग्राम का प्राय होता है, इसी को हम अभिक्रमित भी कहते हैं। अभिक्रमित माने जिसका क्रम निश्चित कर दिया जाए। जैसे एक प्रश्न को पूछा जाता है, उसका जो उत्तर मिलता है, उसी उत्तर को लेकर के हम अगले प्रश्न को करते हैं, उस प्रश्न को लेकर के फिर अगला प्रश्न पूछते हैं, उसका जो उत्तर मिलता है, फिर अगले प्रश्न में समाहित करते हैं। इसलिए एक प्रश्न का प्रश्न और उसका उत्तर, फिर वही उत्तर अगले प्रश्न बनेगा, फिर उसका उत्तर अगले का प्रश्न बनेगा। इस तरह से एक सीक्वेंस चलता है, जिसे हम कहते हैं कार्यक्रम की एक अनुदेशन। अनुदेशन क्या कार्य को करने के लिए बिल्कुल विधिवत एक चैनल चाहिए, एक सीक्वेंस चाहिए, उस सीक्वेंस के आधार पर ही को गति दे सकते हैं, कर सकते हैं। इसी तरह से कहा जाता है कि सावधानी पूर्वक चयन किए गए छोटे-छोटे कदमों के क्रम को, यानी जो छोटे-छोटे हमारे क्रम होते हैं, प्रयास होते हैं, उन्हीं क्रम को प्रोग्राम कहा जाता है। कार्यक्रमित अनुदेशन या शिक्षण में सीखे जाने वाले विषय को क्या करते हैं, छोटे-छोटे भागों में छात्रों को एक-एक करके एक क्रम में देते हैं और प्रत्येक भाग पर छात्रों द्वारा दिए गए उत्तर को हम जाँचते हैं और उस पर जो कुछ कमियाँ रहती हैं, उन उत्तरों को उनको बताया जाता है कि इसमें कमियाँ, इसमें आपको सुधार करना है। तत्पश्चात पुनः आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। यानी जो कार्यक्रमित अनुदेशन होता है, सच में इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो बात आती है, वो होती है प्लानिंग की। हम किसी चीज़ को करने के लिए पहले क्या करते हैं? प्लानिंग योजना बनाते हैं। योजना के बाद इसका कार्यान्वयन करते हैं, एक्शन में लेते हैं, जिसे हम कहते हैं शिक्षण कार्य करना या उसका परीक्षण करना, जाँच करना, परखना।
और जब जांच करते हैं तो उसमें ऐसा मिलता है कि उत्तर हमारा सही है, कार्य करने की रूपरेखा सही चल रही है कि नहीं चल रही, उसके रिस्पांस को जांचने के लिए फिर उसका मूल्यांकन होता है, इवैल्यूएशन होता है। तो 3 चीजें, एक होता है पहला योजना बनाना, फिर होता है उसको जो है क्रियान्वित करना, और अंत में होता है उस क्रियान्वयन के आधार पर हमें कितनी सफलता मिल रही, कितनी नहीं मिल रही है। जैसे अगर पूछा जाए इस प्रोग्राम लर्निंग के विषय में, अगर मान लो जैसे आपको अल्फाबेट पढ़ना हो इंग्लिश का, ए टू जेड, आपको याद होगा ए टू जेड टोटल कितने होते हैं? 26 अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश में। अगर इसमें हमको प्रत्येक पे देना हो कि हाँ 5-5 अगर हम एक क्रम बना लें, तो पहले को क्रम क्या होगा? 5वां, ए से लेकर के बी सी डी ई आएगा, फिर 10वें नंबर पर जे आएगा, फिर 15वें नंबर पर ओ आएगा, और फिर 20वें नंबर पर देखेंगे आप टी आएगा, और 25वें नंबर पर वाई आएगा। अगर हम ई जे ओ टी वाई को ई जो टी कह लेते हैं, तो इस क्रम के आधार पर हमें मालूम हो जाता है कि हमने एक पद ई को पहले सीखा, फिर जे को सीखा, फिर ओ को सीखा, फिर टी को, फिर वाई को, और ये हमारा क्रम एक बिल्कुल सही क्रम है, सीक्वेंस है। अगर इस तरह से हम 5 ई को ले लेते हैं, पहले ई को लेते हैं तो ए बी सी डी ई आ जाता है, फिर जे को लेते हैं तो फिर ई के बाद का जो 4 आते हैं उसको लेकर के जे तक चलता है, 10 हो जाता है, फिर जे से ओ के बीच में 5 आता है तो 15 होता है, फिर इसी तरह से ओ से टी के बीच में 20 होता है, टी से वाई के बीच में आप देखेंगे 25 होता है। तो ये क्या है? एक क्रम है, एक सीक्वेंस है। अगर सीक्वेंस को हम तो शायद यह कार्य करने की गति क्या होगी? व्यतिक्रम में हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। इसी तरह से जैसे अगर बच्चों को हमें सिखाना हो अल्फाबेट, हिंदी भाषा है, हिंदी के वर्णमाला को बताना है, तो आप देखिए स्वर को जो होते हैं ठीक है, लेकिन का से लेकर के माँ तक शाखा शाह छत्रा ज्ञा ये क्या है? एक तरह से देखा जाता है वर्ण है। इन का क्रम अगर देखा ना हो तो हम कहते हैं ना का से लेकर के माँ तक, माने 25 होते हैं। कैसे? क ख ग घ अंगा च छ ज झ इया, तो क ख ग घ अंगा को अगर हम का माने इसके में पहला जो अक्षर है का को अगर हम कु कह देते हैं, का पे छोटा ऊ लगा देते हैं, इस कु को कहने मात्र से ही बुद्ध किसका हो जाता है? क ख ग घ अंगा। इसी तरह से च में अगर ऊ लगा के चू कह दें तो च छ ज झ इया, एक क्रम बनता है। इसी तरह से अगर हमें 25 वर्णों के प्रथम अक्षर को लेकर के एक क्रम बनाना हो और वह क्रम 25 वर्णों को अव्यक्त करने का एक व्यवस्थित क्रम हो, हम कह सकते हैं कु चू टू टू पू, केवल 5 वर्णों को उच्चारित कर देंगे, माने प्रथम वर्णों के वर्ग के प्रथम अक्षर पर केवल छोटे ऊ की मात्रा लगा देने से ही कु से क ख ग घ अंगा, और इसी तरह से कु लगा देने से पा फा ब भ मा। अगर इसी को हम कहते हैं का से लेकर के माँ तक, पहला का अंतिम कम का प्रयोग हो गया कि संपूर्ण जितने भी हमारे व्यंजन स्पर्श वाले हैं ये एक साथ हो जाते हैं। अब आइए हम कार्यक्रमित अनुदेशन को पुनः आते हैं कि कार्यक्रमित अनुदेशन होता है कि छोटे छोटे पार्ट में एक एक को सीखते हुए आगे की तरफ बढ़ना। जब हम एक एक क्रम को लेते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं तब स्थिति ऐसी होती है हमारे अंदर जो सीखने की एक क्रम की व्यवस्था होती है, जिसको सीख करके हम आगे बढ़ते हैं, वह पद एक दूसरे से जुड़ता चला जाता है और धीरे धीरे हम एक एक पद को सीखते सीखते पूरे भाग को सीख लेते हैं। इसी को कहा जाता है सीखने की क्रिया को अगर प्रभावी या सरल बनाना है तो वास्तव में जो अक्रमित अनुदेशन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होता है ये बहुत ही जरूरी होता है। और इसका आजकल देखा जाए तो जो क्षेत्र है ना वह हर जगह प्रयोग में लाया जा रहा है, जैसे भाषा शिक्षण के लिए, बैंकिंग के लिए, उद्योगों में भी इसका प्रयोग हो रहा है, व्यवसायों में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसी तरह से इसका मूल जो भाव होता है कि पाठ्य सामग्री को छोटे छोटे पदों या भागों में बांटकर विद्यार्थी के सामने प्रस्तुत किया जाता है। विद्यार्थी प्रत्येक भाग या पद को स्वीकार या सीख करके ही आगे बढ़ता है, बिना सीखे वह अगले क्रम को नहीं कर सकता। तो इससे ये लाभ होता है कि हम एक एक चीज को सीखते सीखते सब कुछ सीख लेते हैं। जैसे होता है कि किसी चीज को अगर सीखना है, बताना है बच्चों को, तो सबसे पहले हमें किस प्रकार से किस क्रम को आगे लेना चाहिए। जैसे होता है ना कि बालक पहले सुनना सीखता है, कि बोलना सीखना चाहता है, कि पढ़ना सीखना चाहता है, कि लिखना जानना चाहता है। अगर हमें पढ़ना लिखना बोलना इत्यादि को एक क्रम देना होगा, इसको हम कैसे देंगे? तो कहा जाता है ना सबसे पहले किसी भाषा को सिखाना तो उसको सुनने की आदत डालो। बालक सुन करके फिर उसको बोले, उच्चारण करे और फिर
पढ़ना सीखे और अंत में क्या होता है, वह लिखना सीखता है। इसी को कहते हैं सु बो पा, माने सुनना, बो से बोलना, पा से पढ़ना और ली से लिखना, माने सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो जो यह क्रम है, यही एक क्रम अलग अलग पद को अगर हम पहले जैसे सुनते हैं, फिर बोलते हैं और फिर उसी को पढ़ते हैं और अंत में लिखने का कार्य शुरू होता है, तो धीरे धीरे वह बालक सुन करके बोलना सीख लेता है, बोल करके पढ़ना सीख लेता है और पढ़ करके वह लिखना सीख लेता है। तो 4 क्रम है। कहा जाता है कि इन चारों क्रमों में से एक एक क्रम को हम पहले शुरू करें। पहले सुनना सीखें, शब्दों को सही रूप से सुने, क्योंकि हमें उसी का उच्चारण करना होता है। और जब तक हम शुद्ध सुन नहीं पाएंगे तब तक शायद उसका शुद्ध उच्चारण भी नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से होता है कि बोलना, जब सुन लेते हैं तो उसी को हम उच्चारण करते हैं, बोलते हैं। तो बच्चे को पहले सुनने की आदत डालनी चाहिए, फिर उसको बोलने की आदत डालनी चाहिए। जब वह बोल लेता है सुन करके, तब उसे पढ़ने की आदत डालनी चाहिए और सबसे बाद में क्या होता है, वह लिखने का कार्य शुरू करता है। तो इस तरह से उसके अंदर जो कार्यक्रमित अनुदेशन की विधि आ रही है, वह एक सीक्वेंस में आ रही है। छोटे छोटे एक एक भाग को करते करते वह सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सब कुछ सीख जाता है। आइए थोड़ा आपके कमेंट लिख लेते हैं, इसमें क्या चल रहा है आपका, कौन कौन लोग हैं। हाँ देखिए, इसमें यादवेंद्र जी हैं, गुड आफ्टरनून। और नेहा सिंह, सही है सर। सर बफरिंग हो रही है, यादवेंद्र कह रहे हैं, लेकिन अब तो सही जा रहा होगा, आवाज भी आ रही है और वीडियो भी क्लियर है। चलिए अच्छी बात है। आफ्टरनून आफ्टरनून सब लोग कर रहे हैं। इसमें अमित पांडे जी हैं, राखी मौर्य भी जुड़ चुकी हैं, दिव्यांश तिवारी भी, आप समस्त लोगों को गुड आफ्टरनून। संदीप गुप्ता जुड़े हुए हैं और इसी तरह से पद्मा सिंह, कल्पनाथ जी जुड़े हुए हैं और शालिनी वर्मा के साथ साथ वैशाली श्रीवास्तव। नेहा सिंह ने कमेंट दिया है कि ज्ञान के छोटे छोटे घटकों की तार्किक क्रम में व्यवस्था की अभिक्रिया है तथा इस प्रकार की संपूर्ण अभिक्रमित अधिगम कहलाती है। हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, किसी भी ज्ञान को छोटे छोटे पार्ट में पहले बांट ले और वह तार्किक हो, एक क्रमबद्ध हो और उसको एक एक पार्ट को सीखते आगे बढ़ते जाए, स्थिति क्या होती है कि एक दिन हम सारी चीजों को सीख लेते हैं। कोई इसमें दे रहा है कि साउंड नहीं आ रही है। अच्छा, नया से लिखा, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज ए मेथड ऑफ presenting new subject matter to students through a graded sequence of control steps with corresponding activities। कोई कह रहा है आवाज सही नहीं जा रही है। हाँ चलिए, फिर इसके बाद जो है नेहा सिंह और लिखते हैं कि दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ टेस्ट एंड स्टेटमेंट्स व्हिच डायरेक्ट द स्टूडेंट अकॉर्डिंगली डिपेंडिंग ऑन देयर पैटर्न ऑफ एरर्स। अच्छा, कुछ आवाज में दिक्कत आ रही क्या? हाँ, आप लोगों ने सही सुनना बोलना सीखना, अमित पांडे जी बता रहे हैं, संदीप गुप्ता बता रहे हैं, यादवेंद्र जी पढ़ रहे हैं और इन्होंने क्रम बताया कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यही इसका क्रम होता है। अगर इन क्रमों को हम थोड़ा सा टेढ़ा कर दें या उल्टा पलटा कर दें तो शायद जो सीखने का एक कार्यक्रम हमने बनाया है, जो अनुदेशन हमारा, अनुदेशन मैंने इंस्ट्रक्शन मतलब कि कार्य करने की एक विधि जिसके आधार पर हम कार्य को वास्तव में सही ढंग से कर सकते हैं, इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसी को हम कार्यक्रमित अनुदेशन कहते हैं। तो अब देखिए, जो कार्यक्रमित अनुदेशन था वास्तव में इसी को हम कहते हैं सुकराती विधि। सुकराती विधि का प्रकार इसमें क्वेश्चन चलता है, यानी प्रश्न पूछना। सुकरात के विषय में कहा जाता है कि वह यूनान का एक ऐसा दार्शनिक था, फिलासफर था, कि जो रास्ता चलते जब दो चार लोगों को देखता था तुरंत प्रश्न पूछता था कि आप क्यों हो, कहाँ हो, कैसे जा रहे हो। अगर जो पुनः उसी से प्रश्न पूछता था, इसीलिए इसको हम एक तरह से कहते हैं प्रश्नोत्तरी विधि भी। तो इसका वास्तव में देखा जाए तो जो सुकरात था, यह कार्यक्रमित अनुदेशन के एक रूप से श्रृंखलाबद्धता में जो प्रश्न की पूछने की कला थी उसके नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जो आजकल अगर देखें तो ओहियो विश्वविद्यालय सिडनी में आपने पढ़ा होगा कि यल प्रेसे ने सबसे पहले इस चीज को कि कैसे हम कार्यक्रमित अनुदेशन माने प्रोग्राम लर्निंग क्या होता है
के विषय में देने का अपना प्रयास किया था। इसी तरह से बीएफ स्किनर ने भी एक, जिसे कहा जाता है अवक्रमित अनुदेशन व्यवस्था को भी सक्रिय अनुबंध का जो सिद्धांत उन्होंने लागू किया था सीखने के लिए, वह भी इसी का एक पहलू, और यही से वास्तव में अवक्रमित अनुदेशन प्रोग्राम लर्निंग की शुरुआत होती है। कारण यह है जो प्रोग्राम लर्निंग है, अगर इसको हम परिभाषा के रूप में देखते हैं तो देखिए, जैसे कार्यक्रम का अनुदेशन किसी अधिगम सामग्री को क्रमिक पदों की श्रृंखला में व्यवस्थित करने वाली एक क्रिया होती है। क्या होती है? माने कार्यक्रम का अनुदेशन किसी अधिगम सामग्री जो सीखने वाली सामग्री है, उस सामग्री को एक क्रमिक पदों की श्रृंखला में व्यवस्थित करने वाली एक क्या होती है? प्रक्रिया होती है। इस तरह से जिसके द्वारा छात्रों को उनकी परिचित पृष्ठभूमि से एक नवीन तथा जटिल प्रत्ययों, सिद्धांतों तथा अवबोधों की ओर ले जाया जाता है। कहने का प्राय प्रीवियस नॉलेज से बच्चों को उठाया जाए और जो नॉलेज, न्यू नॉलेज हमें उनको देना, वहां तक पहुंचाने की जो व्यवस्था होती है, जो हमारे प्रश्नों की श्रृंखला होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम्ड लर्निंग कहते हैं। अब प्रोग्राम लर्निंग में दो चार चीजें, अच्छी चीज हम देख लेते हैं कि जैसे इसका जो सिद्धांत होता है, वास्तव में देखा जाए तो जो इसका सिद्धांत होता है कि व्यवहार से विश्लेषण का सिद्धांत, व्यवहार और विश्लेषण, इसका प्राय क्या होता है? देखिए, जब हम किसी कार्य को बच्चों को देते हैं तो बच्चा सीखता है ना, सीखने के बाद उसके अंदर कितना परिवर्तन हो रहा है, उसके रिस्पांस को देखने के लिए हम तुरंत कुछ ना कुछ प्रश्न करते हैं। यानी पठन पाठन के समय जो कुछ हम प्रश्नों को पूछते हैं, उन प्रश्नों से उसके व्यवहार के विषय में हम जांच लेते हैं कि वास्तव में विषय वस्तु किसने कितना अधिक से अधिक अधिगमित किया, अभिक्रमित किया। तो व्यवहार विश्लेषण का सिद्धांत कहता है कि बालक के अंदर जो व्यवहार आ रहा है उसको पहले विश्लेषित किया जाए, वह कितना सीखा है, कितना रह गया है। अगर कुछ सीख चुका है तो अगले टॉपिक को, अगले पाठ्य वस्तु के भाग को हमें प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए। इसी तरह से सक्रिय सहभागिता का सिद्धांत, सक्रिय सहभागिता माने प्रत्येक बालक इसमें एक्टिव होता है, क्योंकि जैसे अगर सीखना है, किसी को मान लो टाइप राइटिंग करना है, तो अगर प्रत्येक व्यक्ति उस पर अपना हाथों को कंप्यूटर को की पे नहीं चलाएगा, क्या सीख सकता है? कभी नहीं सीख पाएगा। इसलिए वह सबसे पहले कंप्यूटर को, की को देखता है, उस बटन को देखता है और किस पर अंगुली रखना है, कैसे किस क्रम में रखना है, इसके आधार पर धीरे एक करके उस की को दबाते दबाते एक हैबिट में आ जाता है। और इसलिए क्या बनती है, छोटे छोटे माने एक एक की को दबाते दबाते वह समझ लेता है कि किस अंगुली पर, फिंगर पर कौन सा वर्ड लिखा हुआ है। इसी को कहा जाता है छोटे छोटे अंशों का सिद्धांत। जैसे आप अपने बीएड के पाठ्यक्रम को लीजिए, क्या हम एक साथ सारे पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं? उत्तर आएगा नहीं। कार्यक्रम अनुदेशन क्या होता है कि बीएड के पाठ्यक्रम को अलग अलग पेपरों में डिवाइड कर देना। एक पहला हो गया छोटा छोटा भाग, फिर उसको भी और छोटे छोटे भागों में बांटा गया है, यानी प्रत्येक पेपर में कई यूनिटों को डाल देना। फिर यूनिटों में भी क्या क्या पढ़ना है, एक एक भाग को पढ़ते पढ़ते समझते समझते हम एक दिन पूरे यूनिट को समझ लेते हैं। यह भाव जो होता है, यही प्रोग्राम लर्निंग का होता है। इसी को हम प्रोग्राम लर्निंग भी कहते हैं, इसी को प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, इसी को हम अभिक्रमित अनुदेशन भी कहते हैं, इसी को हम कार्यक्रमित अनुदेशन भी कहते हैं। और इसके जो सिद्धांत हैं, जैसे सक्रिय सहभागिता का सिद्धांत, सक्रिय सहभागिता का प्रयोग होता है, इसमें जो छात्र होता है बहुत ही एक्टिव होता है, क्योंकि अगर उस एक्टिव नहीं होगा तो सीख नहीं पाएगा। जब सीखेगा अगले पद को ग्रहण नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक पद को ग्रहण करने के बाद, सीखने के बाद, रिस्पांस देने के बाद ही वो दूसरे पद पर, दूसरे भाग को सीख सकता है। दूसरे को सीख लिया तो तीसरे पर जा सकता है, मैंने स्टेप बाय स्टेप चलता है। इसीलिए कहा जाता है कि तत्काल पृष्ठ पोषण, इसमें तुरंत जो है रेनफोर्समेंट मिलता है। यानी कार्य अच्छा हो रहा तो बहुत अच्छे, नहीं हो में तुरंत उसमें उसको सुझाव दिया जाता है कि इस कार्य को थोड़ा सा और संभालो और अच्छे ढंग से करने का प्रयास करो। इसी तरह से कहते हैं कि छात्र का जो परीक्षण होता है, वह उसके एक तरह से व्यक्तित्व को, उसके व्यवहार को, उसके सीखे हुए अधिक्रमण ज्ञान को वह बताने में अपनी सक्रिय भूमिका को निर्वाहित करता है। इसी तरह से छात्र के अंदर जो उद्दीपन हम दे रहे हैं, उस उद्दीपन के आधार पर उसका रिस्पांस क्या है, अनुक्रिया क्या है, वह अनुक्रिया वास्तव में सकारात्मक है कि नकारात्मक है, इसका हम मूल्यांकन भी कर लेते हैं। तो कहा जाए कि जो प्रोग्राम लर्निंग होती है, इसमें 3 तत्व तो निश्चित रूप से पाए जाते हैं। एक होता उद्दीपन, दूसरा होता अनुक्रिया और तीसरा होता है पुनर्वन। यानी बिना उद्दीपन के, बिना किसी स्टिमुलस के कोई भी छात्र किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देता है। जैसे
आजकल तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं सीखने सिखाने की चल रही है। हम किस विधि से सीखने के लिए ज्यादा आगे बढ़ते हैं, सक्रिय होते हैं, वह हमारा स्टिमुलस हम पर डिपेंड करता है। जैसे आजकल ऑनलाइन कक्षाओं की बात चल रही है। ऑनलाइन कक्षाओं की बात हम ज्यादा स्वीकार कर रहे हैं, जबकि ऑफलाइन में हम कब जाना चाहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वह ऑनलाइन कक्षाएं हमें आज उद्दीप्त कर रही हैं। जब उद्दीप्त कर रही हैं तो हमारा रिस्पांस भी, सीखने वाला का रिस्पांस भी उसमें आ रहा है। अब वह रिस्पांस कितना वास्तव में सार्थक है, सकारात्मक है, कितना नकारात्मक है, इसका फीडबैक भी वह स्वयं पाता है, या इसको प्रदर्शक कर रहा है शिक्षक है या उसके जो मित्र हैं वे लोग भी इस चीज को देखते हैं। वास्तव में तुम्हारा इसमें रिस्पांस कैसा है, तुम्हारा इसमें वास्तव में व्यवहार में कितना तुमने अचीव किया, उपलब्धि क्या है, इसके विषय में उसको बताने का प्रयास होता है। और इसके आधार पर वह जान लेता है कि अभी किन किन कमियों को हमें सुधारने की आवश्यकता है। तो अभिकर्मदेशन को मूल रूप से अगर देखा जाए तो जितने भी बच्चे होते हैं वास्तव में सब व्यक्तिगत भिन्नता वाले होते हैं। इनके विचार विमर्श, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा सब भिन्न भिन्न होती है। इनके सीखने की गति भी किसी की ज्यादा किसी की कम होती है। इसीलिए कहा जाता है किसी अगर पर्सनल किया जाए तो वह बालक ज्यादा सीखता है। मान लो किसी को मैथ ही सिखाना हो, मैथ अगर हम पर्सनल उसको सिखाएंगे, उसके तमाम कमियों को देखेंगे, निरीक्षण करेंगे और फिर उसे बताएंगे तो जल्दी सीख लेगा। तो मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है या लिटरेचर है या सोशल साइंस है या तमाम प्रकार के जो छोटे छोटे प्रश्नों की श्रृंखला दी जाती है, जैसे मान लो कि भारत का मैप ही देखना हो तो कैसे बनाना है, कितने राज्य हैं, उन राज्यों को हम कहाँ से शुरू करें। माने एक कोई सिचुएशन ले, उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम या मध्य से दिल्ली क्षेत्र से उठाएं, बच्चों को एक एक करके हम अगर सारे राज्यों के नाम बताते हैं, उसकी विशेषताओं बताते हैं, तो एक दिन से क्या होगा, बच्चा भारत के समस्त राज्यों के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेगा। लेकिन अगर जब तक वह एक सिचुएशन को नहीं समझ पाता है, एक भाग को नहीं जान पाता, तब तक उसे अगले भाग को बताने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसकी थोड़ा शर्त होती है। यानी हम परंपरागत रूप से एक स्टेप को सीखें, फिर अगले स्टेप की तरफ आगे बढ़ें। अच्छा, अब जो अभिक्रमित अनुदेशन की जो रूपरेखा होती है, वास्तव में इसमें अगर देखा जाए तो मूल रूप से यही चीजें आती हैं कि हम पहले तैयारी करें। बिना प्लानिंग के हम कोई कार्य को कर नहीं सकते। उस तैयारी में हमें सबसे पहले शीर्षक को चयन करना है, प्रकरण को चयन करना है। जैसे आप इतिहास पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ाना हो कि भारत की आजादी कब शुरू, आजादी के लिए कब सबसे पहले किसने आवाज लगाई। इस प्रस्तावना को, इस प्रश्न को तैयारी के रूप में, प्लानिंग के रूप में हमें प्रस्तावना में लाना पड़ेगा। क्या बालक वास्तव में भारत की आजादी के विषय में कुछ जानता है? क्या यह भारत के आजादी के पूर्व कौन लोग शासक, उनके विषय में इसको जानकारी है? तो अगर उससे संबंधित हम एक दो प्रश्न पूछते हैं तो वह बालक निश्चित रूप से वो सीखेगा, अपने पूर्व ज्ञान को बताएगा। अब फिर हमें जो करना है, यानी आजादी के बाद क्या हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था कैसे चल रही है, हमारी तकनीकी कितनी विकसित हुई है, कार्य करने की हमारी प्रणाली कितनी बदली है, हमारे बात व्यवहार कितने चेंज हुए हैं, इन सारी चीजों को हम एक क्रम के साथ देखते चले जाते हैं और अंत में हमें रिस्पांस मिलता है कि हमने क्या सीखा, कितनी मात्रा में सीखा। तो कहने का प्रयास है, सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी चाहिए। प्लानिंग में हमें चयन करना चाहिए मुझे क्या पढ़ना है, बच्चों को कहाँ से हम शुरू करें, उनका प्रीवियस नॉलेज क्या है, प्रीवियस नॉलेज के आधार पर हम ये देखें कि बालक वास्तव में किस गति से आगे सीख सकता है कि नहीं सीख सकता है। क्योंकि अगर उसका स्तर और जो पूर्व ज्ञान है, अगर इसको हम बिना जांचे आगे बढ़ते हैं तो बालक शायद कुछ भी ना सीख पाए। इसीलिए वह क्या जानता है उसके हम उस मूल रूप से जो उसका वातावरण है, जो उसका पारिवारिक या उसका जो शैक्षिक स्तर, उसको भांपने का प्रयास करते हैं। जब इस चीज को जान लेते हैं तब हम आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं, मुझे क्या बताना, उससे संबंधित रिलेटेड चीजों को बताने का प्रयास करते हैं। इससे ये होती है कि बालक धीरे धीरे हमारे बताए हुए चीजों को सीखता जाता है, पदों को सीखता जाता है और उसका पुनः प्रश्न के द्वारा शिक्षक क्या करता है, प्रश्न पूछता है, उसका रिस्पांस लेता है। रिस्पांस अगर अच्छा आ रहा है, प्रक्रिया अच्छी आ रही है, उत्तर अच्छा आ रहा है, व्यवहार परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, जो कुछ नहीं जानता था बहुत कुछ सीख चुका है, जान ले रहा है, ऐसे बच्चे को हम अगले पाठ को, लेसन को या प्रक्रिया को बताने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से परीक्षाओं के द्वारा ही, यानी मूल्यांकन के द्वारा ही हम बच्चे का वास्तविक व्यवहार परिवर्तन या सीखने की उपलब्धि कितनी हो रही है इसको जांच पाते हैं। तो कार्यक्रमित अनुदेशन मूल रूप से अगर देखा जाए तो होता क्या है, सबसे पहली बात, यह अनुदेशन जो होता है एक तरह से प्लानिंग किया हुआ आता है।
जो भी क्रम हम देते हैं एक निश्चित क्रम होता है, उसका सही क्रम होता है, उस क्रम को हम व्यवस्थित रूप से रखते हैं, अव्यवस्थित नहीं कर सकते हैं। एक-एक पद को सीखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरा पद सीखते हैं, फिर उसको सीखने के बाद तीसरा, चौथा, पाँचवां। लेकिन किसी कार्य को सीखने सिखाने के लिए सबसे पहले जो हमें कार्य करने की आवश्यकता होती है, वह कार्य को कई छोटे-छोटे भागों में बाँटना, अर्थात पाठ्य पुस्तक को या पाठ की जो विषय वस्तु हो, उसको छोटे-छोटे यूनिटों में, छोटे-छोटे भागों में बाँट करके एक-एक पाठ को धीरे-धीरे सीखते हुए उसमें कितनी उपलब्धि हो रही है, बच्चों को उस उपलब्धि को, ज्ञान को, अधिगमन को जाँचते प्रश्न के द्वारा तब हमें आगे की कक्षाओं में आगे बढ़ना चाहिए। यही कारण है कि कुछ जो पठन-पाठन के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जाती है, उसमें मूल रूप से यही होता है कि हम एक पाठ को पढ़ाते हैं, उस पाठ में भी मान लो बहुत लंबा पाठ है, तो छोटे-छोटे भागों में, टुकड़ों में बाँट लेते हैं और पढ़ा करके फिर उसमें बोध प्रश्न पूछते हैं, मूल्यांकन के प्रश्न पूछते हैं। मूल्यांकन के प्रश्न ही हमें ये बताते हैं कि वास्तव में आपको कितना अधिगमन हुआ है या अभी कौन-कौन सी खामियाँ रह गई हैं। हाँ, अब थोड़ा-सा आप लोगों के कमेंट देख लेते हैं, इसमें क्या आए हैं। नहीं आ रही। काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन, स्वनिर्देशित अभिक्रमित अनुदेशन और कंप्यूटर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन, इसको नेहा सिंह ने दिया है। अच्छा, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता भी दिया, जब इन्होंने लिख ही दिया। तो सर बच्चों को चित्र दिखाकर पढ़ना किस क्रम में आएगा? संदेह गुप्ता ने एक प्रश्न पूछा, इसका उत्तर आप लोग दीजिए। अगर चित्र दिखा करके बच्चों को पढ़ाया जाता तो कौन सा क्रम माना जाएगा? हाँ, अब थोड़ा तब तक हम इस पर आपको बता देते हैं कि रेखीय अभिक्रमित या लाइनियर जिसे हम कहते हैं, यह इंस्ट्रक्शन क्या होता है। यानी जब हम एक पद को सीख करके दूसरे पद को सीखते हैं, माने इसमें एक या दो पद होता है। उत्तर रचनात्मक हो सकता है, उसमें एक या दो ही चॉइस करना होता है, उसके आधार पर आगे बढ़ते जाते हैं, एक क्रम के आधार पर। रेखा माने एक लाइनियर, इसको हम इसे लाइनियर कहते हैं। लाइनियर का प्रायिक एक रेखा के समान। जैसे हम प्रश्न को लेते हैं, पढ़ रहे हैं, एक प्रश्न पूछा गया कि हम वास्तव में पठन पाठन की रुचियां हमारे अंदर कब से प्रारंभ होती हैं, बालक कब पढ़ना चाहता है और किस तरीके से सीखना चाहता है। तो उत्तर क्या आता है? वह खेल के द्वारा, वह तमाम प्रकार के कार्टूनों के द्वारा, वह सामग्रियों के द्वारा ज्यादा सीखने का प्रयास करता है। अब रही बात इससे हमें मान लीजिए कि सिखाना ही है, हमें मैथ सिखाना है, हम उसको अंगुलियों से सिखाना शुरू करते हैं। वह एक अंगुली देखो बेटा, पहली अंगुली है, फिर दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी, इस तरह से करते करते पांचों क्रम बताते हैं, छोटी से बड़ी बताते हैं, कनिष्ठिका और इसी तरह से अनामिका और तर्जनी, मध्यमा इत्यादि को लेकर के अंगुष्ठा तक हम जब चलते हैं तो एक उसका क्रम बताते हैं ना, कनिष्ठिका है, अनामिका है, मध्यमा है, तर्जनी है, अंगुष्ठा है। या एक क्रम को धीरे-धीरे सीखते-सीखते चला जाता है, इसको हम कहते हैं रेखीय अभिक्रमित। लेकिन शाखीय अभिक्रमित होता है कि इसमें बहुत से पद दिए जाते हैं, एक ब्रांच बन जाता है, जैसे एक पेड़ होती है ना, तमाम प्रकार की डालियों से युक्त हो जाती है। तो उसी तरह से जब किसी वस्तु में जैसे आप प्रश्न परीक्षा देते हैं, एक प्रश्न के 4-4 विकल्प आ जाते हैं। उन चारों विकल्पों में से क्या होता है? यानी वह कोई एक ही विकल्प उसमें सही होता है, बाकी 3 विकल्प उसके गलत। तो उसमें से किसी एक को ही चयन करना है। तो इस तरह से जब हम चयन करने की बात आती है, तो हम जो सही उत्तर होगा उसी को चयन करेंगे। इसी तरह से जो स्वनिर्देशित का प्रावधान होता है कि जो सेल्फ इंस्ट्रक्टेड होता है, सेल्फ इंस्ट्रक्टेड मतलब जो कार्य को करने के लिए हम स्वयं अपनी रूपरेखा बनाते हैं, अथवा कंप्यूटर आधारित अभिक्रमित का प्रावधान होता है जब कंप्यूटर के द्वारा किसी पठन पाठन को एक दिशा दी जाती है। इस तरह से 4 प्रकार के जो मूल रूप से होते हैं, और होता है मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन। इसमें जो देखा था कि एक मैथमेटिकल के हिसाब से इस कार्य को करने की प्रवृत्ति होती है। तो नेहा सिंह ने बहुत अच्छा इसमें प्रश्न रखा है, इसके 5 भाग होते हैं और पांचों के रूप में क्या-क्या होता है, इस पर हम अगली कक्षा आपको अच्छी तरह से बता देंगे। और ध्यान दीजिएगा कि आपकी सारी चीजें जो हम कमेंट में दे रहे हैं ना, इस पर उत्तर भी आता है, तत्काल आपको बताया जाता है। और एक किसी ने इसका उत्तर दिया, सर बच्चों को चित्र दिखाकर पढ़ना किस क्रम के अंतर्गत आएगा? तो किसी ने लिखा है सखिया अनुदेशन, सिद्धांत लघुपदी सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत, तत्कालिक संतुष्टि सिद्धांत, स्वस्ति सिद्धांत, अनामिका सिंह छात्र परीक्षण का सिद्धांत,
तो इसका उत्तर क्या होगा, जब आप लोग बताइए इसमें से, देखिए कौन सा उत्तर सही होता है। हाँ, अब आइए थोड़ा-सा देख लेते हैं कि जो अभिक्रमित अनुदेशन वास्तव में होता है, यह कहाँ-कहाँ पर आवश्यक होता है। तो देखिए पहले तो छोटे बच्चों के लिए बहुत आवश्यक था, लेकिन धीरे-धीरे यह हर स्तर पर लोगों के लिए आवश्यक हो गया। आज बड़ी-बड़ी कक्षाओं में भी हम अभिक्रमित माने बिना प्लानिंग के कोई कार्य नहीं करते हैं। एक घर में भी कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ पर भी प्रोग्राम किया जाता है। विद्यालय में गतिविधि होती है, खेल-कूद, तो उसमें भी एक प्रोग्राम किया जाता है। इसी तरह से हर क्षेत्र में जब हम किसी प्लानिंग के तहत हर प्रकार की उसकी आवश्यकताओं को लेकर के कार्यक्रम बनाते हैं, वही कार्यक्रम अभिक्रमित कहलाता है। और उसमें जो कुछ भी कार्य करने की एक दिशा होती है, जो उस कार्य को एक सिरे से दूसरे सिरे पे पहुँचना होता है, माने प्रथम सोपान से अंतिम सोपान तक पहुँचने के लिए बीच के जितने भी उसके पार्ट होते हैं, अगर प्रत्येक को टच करते हुए, सीखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, रिस्पॉन्स लेते हुए बढ़ते हैं, तो हमारी स्थिति ये होती है कि हम समग्र को सीख सकते हैं। इसलिए समग्र को सीखने के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि हमें मूल से समस्त पाठ्य वस्तु को छोटे-छोटे पदों में बाँटना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए नैयाय सिंह ने दे भी दिया कि लघु पदों माने छोटे पदों में पहले बाँट डालिए, फिर उस पर जो कुछ पढ़ाया जाता हो उसकी तुरंत जाँच करिए, कुछ कमियाँ हो उसको बताइए, उस कमियों के आधार पर से होता है निदान करना, फिर उपचार करना। तो इससे अब लाभ ये होता है कि बालक के अंदर कितना कुछ अचीव हो रहा है, उसको हम अच्छी तरह से जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको सुधार करने का मौका तुरंत मिलता है। इसलिए अभिक्रमित अनुदेशन या बालकों को सीखने के लिए प्रत्येक स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उपयोगी होता है। आप लोगों ने काफ़ी कुछ इसमें देखा और सीखा और इस तरह से अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है, इसके विषय में ये मॉडल क्यों बनाए जाते हैं, इसको सीखने-सिखाने से हमें लाभ क्या होता है, इससे संबंधित चीज़ें हमने बताया कि इसमें जो सक्रिय अनुबंध और क्रिया सिद्धांत होता है, इसका प्रतिपादन बीएफ स्किनर के द्वारा किया गया था। लेकिन जो इसमें अधिगम स्वरूपों के प्रत्यय की बात आती है, इसमें रॉबर्ट गेने का नाम लिया जाता है। इसी तरह से जो साखी होता है, वह एक क्राफ्टर के द्वारा इस प्रोग्राम लॉन्चिंग किया गया था, जिसे हम कहते हैं ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन के रूप में। तो प्रोग्रामिंग को एक क्राफ्टर के द्वारा, क्योंकि अक्सर ऐसा प्रश्न पूछे जाते हैं कि साखी अनुबंधन जो है, साखी प्रोग्राम जो है, इसका प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो उत्तर आता है क्राउडर का। इसी तरह से अगर पूछा जाता है कि देखिए अनुबंधन कहाँ से प्रारंभ हुआ, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो इसमें आप बीएफ स्किनर का नाम दे सकते हैं, इसमें आप प्रेसी का नाम दे सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ने ही वास्तव में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए इस रूपरेखा को सबसे पहले बनाया और आज वास्तव में वह हम लोगों के लिए सीखने-सिखाने में वरदान साबित हो रहा है। हाँ, तो चलिए बहुत-बहुत